हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी की डिमांड थी कि बीएससी को स्टार्ट किया जाए, तो देखो यहाँ पे अपन ने क्लास लगा दी है। और मैंने जैसा कि अपन ने कहा था कि मंगलवार को आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और मंगलवार से आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको डेली के डेली आपको 2 लेक्चर मिनिमम मिलेंगे। अगर कई बार 3 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएँ तो अपने मूड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको डेली के 2 लेक्चर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। अब आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन ये है कि देखो, मैंने क्या है कि अपना यूट्यूब का एक ऐप आता है वाईटी स्टूडियो। तो ईमानदारी से आप सभी, कई बच्चों ने क्या कर रखा है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा और वो अपनी वीडियो देखते हैं। तो यार देखो, थोड़ा सा क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसमें क्या जा रहा है आपका। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मतलब 50% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और 50% ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और वो अपनी वीडियो देखते हैं। तो वो आप ईमानदारी से देख लीजिए कि कौन जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर ले। और एक बात आज की वीडियो के लिए ये है कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, अपनी जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में यूनिट नंबर 1 है परिमित अंतरकलन, इसकी अगर उसने पहली क्लास नहीं देखी, आज ये दूसरी क्लास है उसकी, जिसने अग्रांतर सारणी को बनाना नहीं सीखा है, वो वीडियो को अभी पॉज कर दे और वीडियो को यहीं से बंद कर दे। क्योंकि पहले वो क्लास देखेगा, उसके बाद में ही ये क्लास समझ में आएगी। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख रखा है, ये वहीं से है, अग्रांतर सारणी क्वेश्चन है। अगर आपको अग्रांतर सारणी बनाना नहीं आती है तो ये बिल्कुल समझ में आपके नहीं आएगा, चाहे बिल्कुल ही सिंपल हो। ठीक है, और वैसे बिल्कुल ही सिंपल है। आगे बात समझ में। और छोटी सी बात बता देता हूँ कि आपको अगर थोड़ी आवाज़ स्लो लग रही है तो आप वीडियो को क्या करें, वीडियो की स्पीड को तेज़ कर लें, और अगर आवाज़ कम आ रही है तो एयरफोन लगा के सुनिए, मस्त मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो अग्रांतर सारणी जिन्होंने पढ़ रखी है एकदम शानदार तरीके से, अगर जिन्होंने सबने पहले पढ़ रखी है तो वीडियो को पॉज कर लो, एक बार दोबारा एक बार रिवीजन कर लो। 2 3 4 5 दिन हो गए ये वीडियो मैंने बनाई थी पहली वाली, तो पहले रिवीजन उसका कर लें, तभी जाके इसको समझ में आएगा, नहीं तो ये नहीं आएगा क्वेश्चन समझ में। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है भैया? क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 5x माइनस का 7 हो तो x इज इक्वल टू माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, 5 तक है, के लिए y के मान की गणना कीजिए तथा अग्रांतर सारणी को बढ़ाते हुए, ठीक है, अग्रांतर सारणी को बढ़ाते हुए मान ले, बढ़ाते हुए x बराबर 6 पर y का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि जो x के मान दे रखे हैं अपन को, सबसे पहले तो क्या करना है कि जो x के मान अपन को दे रखे हैं, इनके लिए अपन को यहाँ पे अग्रांतर सारणी बनानी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए फिर अपन को थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, पहले y के मान निकालने पड़ेंगे। तो कैसे निकालने पड़ेंगे वो आप यहाँ पे ध्यान से देखो। आप तो यहाँ पे लिखते हैं अपन आंसर। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे y इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे y इज इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस में 5x माइनस का 7 आपको यहाँ पे दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अब यहाँ पे देखो आप कि आपको x के जो मान हैं वो दे रखे हैं, x इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है, 0, फिर यहाँ पे 1, फिर 2, 3, 4 और 5, ये आपको x के मान दे रखे हैं। अब क्या करना पड़ेगा अपन को कि जो x के मान अपन को दे रखे हैं ना, इन मानों को अपन को यहाँ पे y में पुट करने पड़ेंगे इस जगह पे, और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप सभी ये काम करिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ y इज इक्वल टू, जब आप -1 पुट करोगे तो यहाँ पे माइनस का 13 आएगा, 0 पुट करोगे तो 7 आएगा माइनस का, 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, 2 पुट करोगे तो 11 आएगा, 3 पुट करोगे तो 35 आएगा, और 4 पुट करोगे तो 77 आएगा, और 5 पुट करोगे तो 143 आएगा। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, x के मान आपको दे रखे हैं, y के मान आपने जो समीकरण दे रखा है उससे आपने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, खत्म हो गया बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलें, अब अपन सारणी की तरफ बढ़ते हैं कि सारणी कैसे बनाएं। ठीक है, तो वही बात अपन को कि अगर आपने पिछली क्लास देख रखी है तो आराम से बना देंगे सारणी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं x। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं x का मान, ठीक है,
यहाँ पे अपन लिख देते हैं x, ठीक है। तो यहाँ पे x आएगा, उसके बाद में अपन लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अगर आपने पिछली क्लास ली होगी तो शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं। उसके बाद में अब सीखने लायक बात क्या है, सीखने लायक बात ये है कि उसके बाद में अब यहाँ पे फिर डेल एफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ एक्स, डेल क्यूब एक्स या डेल की पावर 4 एफ एक्स। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि भैया मुझे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अग्रांतर मुझे लेने हैं। तो उसके लिए आपको सहायता लेनी पड़ेगी, किसकी, आपको सहायता लेनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब, क्या दिख रहा है आपको, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। तो ये मान लीजिए आंख बंद करके आप यहाँ पे 3 अग्रांतर आपको निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे डेल एफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में डेल स्क्वायर एफ एक्स, और यहाँ पे आपको डेल क्यूब एक्स, क्यूब एफ एक्स, ये आपको यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। आगे बात समझ में। तो हम आपको एक एक चीज़ का कारण बता देंगे साथ के साथ। तो ये बताइए कि ये आपको पता चले कि नहीं चले, कि ये आपको कैसे पता करने की कितनी लिखने हैं, यहाँ पे 1 लिखना है, 2 लिखने हैं, 3 या 4 अग्रांतर लिखने हैं, वो आपको यहाँ से पता चल गया होगा, ठीक है। अब नीचे की बात करते हैं। अब यहाँ पे बीच में लाइन खींच देते हैं अपन, इस प्रकार लाइन खींच देते हैं, ये खींच दी अपन ने लाइन है, ठीक है। और इसको अपन ऊपर भी कर लेते हैं, जिससे क्या है कि अपना को थोड़ा सा पूरी सारणी दिखे अपन को आराम से, और अपन आराम से पूरा काम करते रहें। चलो ठीक है, इस तरीके से इतनी ही जगह मिलेगी भाई, ठीक है। तो देखते हैं इसमें काम हो नहीं पाता, होता है कि नहीं होता, देखते हैं एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपन को क्या करना पड़ेगा, x का मान पुट करना पड़ेगा। तो x के मान कौन कौन से हैं, देखो ये रे 1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में सबसे पहले -1। फिर अगर जिसने पिछली क्लास देख रखी है उसको पता होगा कि यहाँ पे फिर बीच में एक गैप छोड़ना पड़ता है, यानी कि एक लाइन छोड़ो, उसके बाद में यहाँ पे लिखो, क्या लिखो, अगला टर्म 0, फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ो और फिर लिखो यहाँ पे 1, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर क्या लिखो 2, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर लिखो 3, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर लिखो 4, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर लिखो 5। और फिर देखो यहाँ पे, मेरे बात सुनो, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन को अब पूरा पढ़ेंगे अपन। अब अपन ने x के 1 2 3 4 5 6 यानी ये 5 तक आपको मान लिख दिया आपने, लेकिन आगे क्या पूछा है आपसे, आगे बोला है कि अग्रांतर सारणी को, आपको दिख रहा है अग्रांतर सारणी को बढ़ाते हुए x बराबर 6 पर y के जो वैल्यू आएंगी उनका मान अपन को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको 6 भी लिखना पड़ेगा, दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे हिसाब से दिख रहा होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे 6 को भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 भी आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ एक बार, आपको दिख रहा नहीं दिख रहा साफ, तो मेरे हिसाब से अब दिख रहा होगा, ठीक है। ये 6 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे का दिख जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ऊपर का साफ दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब 6 क्यों लिखा है अपन ने, 6 इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन ने डिमांड करी अपन से कि x बराबर 6, क्योंकि अपन को अग्रांतर सारणी को आगे बढ़ाना है और x बराबर 6 पर y के मान निकालने हैं अपन को। अब क्या करते हैं, पर सबसे पहले लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। लाइन खींचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बीच में लाइन खींचना पड़ेंगे अपन को, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ से बनाते हैं। अब क्या करें, ये लाइन खींच दी अपन ने आगे तक, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन को एक लाइन बीच में छोड़नी पड़ेगी, ये छोड़ दी अपन ने एक लाइन, अब ऐसे ही बन रही देखो, ठीक है। उसके बाद में ये अपनी 0 वाली लाइन हो गई, उसके बाद में एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद में ये हो गई अपनी 1 की लाइन हो गई, 1 की लाइन हो गई, उसके बाद में एक लाइन छोड़नी पड़ेगी अपन को, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ये 2 की लाइन, फिर एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, फिर ये 3 की लाइन आएगी। आप आराम से रफली काम नहीं करना, एग्ज़ाम में ढंग से करना है। फिर अपन को एक लाइन, क्योंकि यहाँ पे जगह की शॉर्टेज थी इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे बनाया, अगर सही नहीं बनेगा ना तो इसको अपन दोबारा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आपको बनाते हुए चलना है। फिर एक लाइन बीच में छोड़नी है आपको,
और ये आगे फिर 5 की लाइन, फिर 5 के नीचे आपको एक लाइन छोड़नी पड़ेगी और जो नीचे की लाइन है वो आपको 6 की लाइन दिख गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपन को नीचे की लाइन है 6 की लाइन है। चलें आगे। अब क्या करना है अपन को, बस सिंपल सा काम, वही छोटा सा काम है अपना कि सबसे पहले तो अपन को ये करना है कि यहाँ पे लिख देना है कि अपन ने जैसे अपन को आपको याद हो ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h के आधार पर किया था, तो यहाँ पे x की वैल्यू अपन को दे रखी है, उसी के आधार पर अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे अपन y माइनस का 1। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, ये थी देखो माइनस का 13 है कि नहीं है, बताओ, माइनस का 13 लिख दी। उसके बाद में 0 की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा y0 कितना आएगा हमारे पास में माइनस का 7 आएगा। उसके बाद में यहाँ पे y1 लिखेंगे तो कितना आएगा, y1 हमारे पास में आएगा 11 नहीं, माइनस का 1 है शायद, y1 हाँ माइनस का 1 है। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो y2 है वो है 11, y3 है वो है कितना है 35 थोड़ी है, हाँ 35 है, बिल्कुल सिंपल। और फोर्थ है हमारे पास में y4, कितना है y4 है हमारे पास में 77। और y5 कितना है हमारे पास में, ये है अपने पास में 143। और 6 की जो टर्म्स की वैल्यू है वो तो अपन को निकालनी है, तो यहाँ पे आप लिखना है कि y6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आपको क्या है कि y6 पर जो y मतलब x बराबर 6 के लिए y की जो यहाँ पे वैल्यूज आएंगी उनकी वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। चलें आगे। अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला काम, डेल एफ एक्स निकालते हैं। क्या करते हैं, डेल एफ एक्स निकालते हैं। और मैंने आपको अल्टीमेट तरीके समझाए थे किस प्रकार आपको डेल एफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ एक्स और डेल क्यूब एफ एक्स निकालने हैं। तो जल्दी जल्दी करो फटाफट काम, यहाँ पे डेल एफ एक्स निकालना है अपन को। तो देखो वही बात मैंने बताया था कि अगर आपको डेल एफ एक्स निकालना है तो देखो अग्रांतर निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में आपको गैप देखना पड़ेगा। और इस गैप का कारण भी मैंने आपको बताया था, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अग्रांतर फिर जो मतलब क्या होता है कि अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, तो अगला टर्म माइनस का पिछला टर्म अपन करेंगे तो उसके लिए फिर ये लाइन चूज करनी पड़ेगी अपन को। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे फटाफट लिख दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में डेल, और यहाँ पे क्या आएगा एफ नहीं आएगा, यहाँ पे डेल आएगा y1, ये y माइनस का 1। ठीक है, तो डेल y माइनस का 1 इक्वल टू कितना आएगा। अब ये कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है, ये जो है इसमें से आपको ये माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आएगा देखो, इसमें माइनस कर लो आप, तो ये आएगा अपने पास में प्लस का 6। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों के बीच में निकालेंगे। यहाँ पे डेल y0 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वही हमारे पास में 6 आएगी। उसके बाद में अब ये कैसे निकाल रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है। अब डेल y0 है, ये डेल y0 है, ठीक है, और डेल y1 है। तो यहाँ पे डेल y0 क्या होता है, डेल y0 होता है y1 माइनस का y0। तो यहाँ पे माइनस का 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये बना प्लस का 6 आ गया। पिछली क्लास ली होगी तो उसको अल्टीमेट तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में डेल y1 निकालेंगे। तो डेल y1 कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, कितना 12। उसके बाद में यहाँ पे डेल हमारे पास में कितना आएगा y2 कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा तो ये कितना आएगा हमारे पास में डेल y2 24 आ गया। उसके बाद में डेल y3 की बात करते हैं तो डेल y3 हमारे पास में जो आएगा 24 के बाद में 42 आएगा। उसके बाद में यहाँ पे डेल y4 की बात करते हैं तो ये हमारे पास में कितना आएगा 42 के बाद में 66 आएगा। उसके बाद में अब ये वाली जो लाइन है यहाँ पे देखना, यहाँ पे डेल y5 अब यहाँ पे देखना, दिख रहा है आपको आराम से डेल y5 है। अब डेल y5 कैसे निकालेंगे, y6 माइनस का y5, लेकिन आपके पास में y6 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे चले, आगे इसी प्रकार अपन यहाँ पे अब दोनों के बीच का ये रहा, तो यहाँ पे हमारे पास में डेल स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास में, यह आ जाएगा हमारे पास में डेल स्क्वायर y माइनस का 1। कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 आएगा। उसके बाद में इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा डेल स्क्वायर, और ये अपने पास में y0। ठीक है, कितना आएगा, ये आएगा 6 आएगा। उसके बाद में अगला टर्म हमारे पास में कितना आएगा डेल स्क्वायर y1, तो ये हमारे पास में आएगा 12। उसके बाद में इन दोनों के बीच में कितना आएगा, ये आएगा डेल स्क्वायर y2, है ना, ये आएगा 18। अब ये कैसे निकाल रहे हैं, कई बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं, अरे कुछ नहीं है, अगला टर्म माइनस का पिछला टर्म कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। हालांकि इसमें थोड़ी मेहनत है लेकिन दिमाग का काम बिल्कुल नहीं है, शारीरिक काम है इसमें। ठीक है, अब आगे चलें तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखेंगे तो डेल स्क्वायर कितना आएगा y3, तो y3 कितना आएगा 24,
4 आएगा। इसमें से इसको माइनस कर दो, 24 आपका आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास में डेल स्क्वायर वाई फोर, डेल स्क्वायर वाई फोर। लेकिन आपको डेल स्क्वायर वाई फोर निकालने के लिए आपको वाई फाइव में से वाई फोर माइनस करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास फिर वाई फाइव नहीं है, तो यहाँ पे भी फिर क्वेश्चन मार्क। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कैसे। इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि x बराबर 6 पर y का मान ज्ञात करो। अब देख लो, आप देख सकते हो y6 का मान निकालना पड़ेगा अपन को, डेल y5 का मान निकालना पड़ेगा, डेल स्क्वायर y4 का, इन सभी का मान अपन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो क्या है, अपन सारणी से ये चेक कर रहे हैं कि किस किस का मान अपन को निकालना पड़ेगा। अब सारणी पूरी कंप्लीट करने के बाद में अपन को y6 डेल y5 डेल स्क्वायर y4 इन सभी के अपन को वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आगे चलते हैं, अब इसका भी काम खत्म कर देते हैं। अब देखो इन दोनों के बीच में, अब ये हमारे पास में क्या है, डेल क्यूब y माइनस का 1, ये कितना आएगा। अब यहाँ पे 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे देखो अगला टर्म्स, डेल क्यूब y 0 है, कितना आएगा, 12 में से घटा 6 आएगा। उसके बाद में हमारे पास में डेल क्यूब y बनाएगा, उसके बाद में कितना आएगा, देखो 18 में से 12 गए तो 6 आएगा। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में डेल क्यूब y2 हमारे पास में कितना आएगा, 24 में से 18 गए तो 6 आएगा। उसके बाद में अब यहाँ पे देखो आप डेल की पावर 4 नहीं, डेल क्यूब y3, तो अब डेल क्यूब y3 का मान आप निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास में डेल स्क्वायर y4 नहीं है। अब y4 में से y3 माइनस करेंगे तभी तो ये आएगा। तो यानी कि अब अपन को पता चल गया कि अपन को सारणी की सहायता से जो वैल्यू निकालनी है वो y6 की निकालनी है, एक तो अपन को, एक तो y6 की, एक डेल y5 की, एक डेल स्क्वायर y4 की, और एक अपन को निकालनी है डेल क्यूब y3 की। इन सभी की वैल्यू अपन को अब निकालनी पड़ेंगी। अब मेन बात आती है कि आखिरकार अब उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपकी ये सारणी समझ में आई या नहीं आई, मुझे ये बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेहनत बहुत लग रही है, मेहनत का फल अपन को मिलना चाहिए। और क्लास को पूरी देखना, देखो पहले बोल रहा हूँ, क्लास के व्यूज बढ़ा के छोड़ देते हैं, हाँ भाई देख लिया 1 मिनट छोड़ दिया। अरे मुझे पता चलता है यहाँ पे कि कौन क्लास ले रहा है, कौन क्लास नहीं ले रहा। Y2 स्टूडियो में आपको सब पता, मेरे को सब पता चल जाता है कि इस वीडियो में कितने लोगों ने क्लास ली नहीं ली। व्यूज़ बढ़ाने से कोई मतलब 200 व्यूज़ आ गए, लेकिन उसका वॉच टाइम 1 घंटे का नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बच्चे ने भी क्लास नहीं ली है, बस थोड़ा सा शुरू से देखा और ख़त्म। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है। अगर आपको थोड़ी सी अच्छी तैयारी करनी है तो हो गई। तो ये सारणी बनाना आपको आ गई होगी मेरे हिसाब से अल्टीमेट तरीके से, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। अगर जिसको भी दिक्कत होगी तो पिछली क्लास उसने ध्यान से नहीं देखी है, उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन करते हैं पेज को आगे चेंज, फिर उसमें क्या करेंगे अपन y6 y5 y4 और डेल क्यूब y3 का मान अपन निकालेंगे और अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहूँ तो यही तो पूछ रहा है कि x बराबर 6 पर, तो देखो आप x बराबर 6 ये रहा, x बराबर 6 के लिए ये रहा, तो इसके लिए ही तो अपन को देखो ये y की वैल्यू है, इन सभी की y की वैल्यू को अपन को निकालना पड़ेगा। तो चले आगे, तो चलते हैं वीडियो को, पेज को चेंज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपन को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, कैसे, तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, और वो क्या लिखनी पड़ेगी, देखो आपने अगर अभी थोड़ी देर पहले गौर किया हो जब मैंने टेबल बना रहा था, तो आपको लास्ट वाली जो टेबल थी डेल क्यूब वाली, जो अपना तीसरा अग्रांतर था, आपने उसमें गौर किया हो तो सारी वैल्यू हैं वो 6 6 6 आ रही थी। एक लास्ट की जो वैल्यू थी डेल क्यूब वाली, तो डेल क्यूब y4 y3 है, डेल क्यूब y3 उसकी वैल्यू अपन को फाइंड नहीं थी, वो निकालनी थी। लेकिन बाकी सारी टर्म्स क्या थी हमारे पास में 6 में आ रही थी। तो यहाँ पे अपन को लाइन लिखनी पड़ेगी कि जो हमारे पास में तृतीय अग्रांतर है, तृतीय अग्रांतर है वो क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। तो कांस्टेंट है, अचर है, इससे क्या फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा काफ़ी होगा, क्योंकि फिर अपन देखो डेल क्यूब y3 को भी अपन यहाँ पे 6 मान सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अपने पास डेल क्यूब y3 का मान तो हमारे पास में कितना आ गया, 6 आ गया, जो कि आपको निकालना था, एक का मान आ गया। अब अपन को डेल स्क्वायर y4 का मान निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखना ध्यान से देखना। क्या है, डेल क्यूब y3 है। अब इसको आप टुकड़ों में तोड़ सकते हो क्या, तो डेल स्क्वायर बनाना है आपको, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन डेल, क्या लिख सकते हैं, y3 बराबर 6 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डेल स्क्वायर लिखा हुआ है।
अब यहाँ पे देखो डेल y3 है, इसको आप कैसे डिफाइन करते हो? डेल y3 मतलब क्या है कि y4 माइनस का y3, सही बात है कि नहीं है? तो यहाँ पे आप लिख दो y4 माइनस का y3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इससे, तो डेल स्क्वायर y4 माइनस का डेल स्क्वायर y3 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आपको याद हो तो अपन को वैल्यू चाहिए डेल स्क्वायर y4 की, और डेल स्क्वायर y3 की वैल्यू अपन को पता है कितनी है 24। सारणी में चेक करो वीडियो को पीछे करके। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में आ गया डेल स्क्वायर y4, कितना आ गया हमारे पास में? यह आ गया अपने पास में 30। तो भैया हमारे पास में पहली वैल्यू आ चुकी है 6, दूसरी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में। अब निकालते हैं तीसरी वैल्यू, और ये क्या है आपस में कनेक्ट हैं एक दूसरे से। अब यहाँ पे देखो आप देख सकते हो डेल स्क्वायर y4 है। अब आप इस थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आप इसको टुकड़े में तोड़ दो, डेल मल्टीप्लाई में डेल y4 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में 30 है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप? अब वही डेल y4 कैसे लिख सकते हो? अब डेल y4 को आप लिख सकते हो y5 माइनस का y4 इज इक्वल टू हमारे पास में 30 है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो डेल y5 माइनस का डेल y4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू में 30। अब अपन को वैल्यू निकालनी किसकी? y5 की, लेकिन अपन को डेल y4 का मान पता है कहाँ से? सारणी से देख लो आप, वहाँ पे अपन ने निकाल रखा था। तो डेल y5 और माइनस का कितना आ गया? यहाँ पे y4 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 66, चेक कर लो आप, 66 है, ये हमारे पास में है। अब इधर जाएगा तो हमारे पास में कितना आ जाएगा ये? अब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं अपन। तो हमारे पास में जो डेल y5 का जो मान आ गया वो आ गया हमारे पास में 96। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल वैल्यू y6 का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो डेल y5 है, तो डेल y5 को आप कैसे लिख सकते हो? y6 माइनस का y5 इज इक्वल टू 96। अब y6 की वैल्यू निकालनी है, y5 की वैल्यू आपको पता है, आप देख सकते हो 143 है, इज इक्वल टू हमारे पास में 96। तो y6 की वैल्यू हमारे पास में 239 हमारे पास में आ गई। तो इसमें क्या दिक्कत आई बताओ? कोई दिक्कत थी इसमें? तो मेरे हिसाब से तो कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो मेरे हिसाब से देखो, और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताना तो भूल ही गया कि एक तो हमारे पास में है 4 नंबर का सवाल, 4 नंबर का क्वेश्चन आपके आएगा। ठीक है, या तो वो फर्स्ट जो मैंने आपको यहाँ पे अग्रांतर सारणी से कराया, अग्रांतर सारणी से ये क्वेश्चन करवाया मैंने आपसे। अब इस टाइप के आपके कोई से भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको जो टर्म्स दे रखी है y बराबर एक्स क्यूब वाली में, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको जो एक्स क्यूब या x4 या x5 दे रखा होगा तो वहाँ से आपको पता लगाना है कि आपको कितने अग्रांतर बनाने हैं। उसके बाद में जो वैल्यू लिख रखी है उसको आप लिख दो। उसके बाद में बोलेगा कि हमारे पास में वैल्यू है x की जो वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कितने? x बराबर 6 पे या 5 पे 4 पे, तो उस पर आप आराम से फिर टेबल बना के आप सोल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा कि 100% या तो अग्रांतर सारणी जो मैंने आपको करवा दी, और अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पश्चांतर सारणी। पश्चांतर सारणी, तो पश्चांतर सारणी में इन दोनों में से एक क्वेश्चन गारंटी से आएगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, एक क्वेश्चन गारंटी के साथ में आएगा 4 नंबर का, और आएगा तो आएगा फिर। ठीक है, तो इतना हो गया, काफ़ी है। अब बात करते हैं अपन अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है अपना पश्चांतर सारणी। लेकिन जिस प्रकार हमने अग्रांतर सारणी को पढ़ने से पहले अपन अग्रांतर संकारक पढ़ रहे थे, उसी प्रकार अपन को यहाँ पे पश्चांतर संकारक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फटाफट डिफाइन कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करते हैं एक बार। तो यहाँ पे पश्चांतर संकारक, अब पश्चांतर संकारक बिल्कुल वही, इसका जो सिंबल है, मतलब जो अग्रांतर संकारक था बिल्कुल डिट्टो है, इसका जो साइन है वो भी डेल जैसा ही होता है। और यहाँ पे अपन बात करते हैं, इसका सिंबल डेल से हो गया। सेकंड पॉइंट वही जो मैंने आपको कहानी पिछली बार बताई थी कि y बराबर हमारे पास में कोई फंक्शन f(x) है, जहाँ x का जो मान है वो क्या है a प्लस h, a प्लस 2h, और a प्लस क्या है हमारे पास में 3h डॉट 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 a प्लस में nh, ये हमारे पास में क्या है? x की वैल्यूज़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये वैल्यू अपन को दे रखी थी, और क्रमशः जो अपन बात करते हैं अगर इसको फंक्शन में पुट करते हैं तो वही मतलब एक रटी पिटी कहानी है। fa
और एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2H। तो ये काम अपन को करना है, ठीक है, एफ ए प्लस एन एच। तो ये अपन को मतलब ये तो पहले भी लिखा, मतलब ये काम मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछ ले एक नंबर में पश्चांतर संकारक को परिभाषित करो, तो उसकी डेफिनेशन आपको बनानी है कि डेल को संकारक, मतलब अपन को इसको तो लिखना नहीं है, ये तो नॉर्मली आपको बताया कि मैंने इसको डेल से निरूपित करते हैं, लेकिन आपको लिखना क्या है कि यदि y बराबर हमारे पास में फलन एफ एक्स एक फलन है जहाँ पे x बराबर ये वैल्यू है, उनके संगत y के जो मान है क्रमशः एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2 ऐसे लिखना है। तो ये हमारे पास में क्या है, पश्चांतर संकारक कहलाएगा। अब यहाँ पे पश्चांतर संकारक और अग्रांतर संकारक में जो डिफरेंस है वो तो अब पता चलेगा। कैसे? अब देखो ध्यान से, एक बार ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से बिल्कुल देखना। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे मेन चीज़। तो प्रथम द्वितीय तृतीय अग्रांतर नहीं पश्चांतर निम्न प्रकार परिभाषित किए जाते हैं। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला जो आएगा अपने पास क्या है, मतलब प्रथम अग्रांतर। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रथम अग्रांतर, अग्रांतर नहीं सॉरी पश्चांतर, अग्रांतर का नाम रट गया इसलिए अग्रांतर अग्रांतर आ रहा है, पश्चांतर, प्रथम पश्चांतर। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल वही डेल डेल। अब कैसे बनाएंगे अपन, उल्टा इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार बनाएंगे डेल। तो यहाँ पे हमारे पास में डेल एफ एक्स बराबर कितना आएगा बताओ, डेल एफ एक्स बराबर हमारे पास में आएगा, क्या आएगा, एफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस का एच। अब यहाँ पे पहली क्लास का बच्चा भी यहाँ पे बता सकता है, हालांकि बता नहीं सकता, लेकिन आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि एफ एक्स, अब इसमें क्या हुआ, पिछली जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने क्या देखा था कि जो अग्रांतर संकारक था उसमें एफ एक्स था वो माइनस हो रहा था एफ एक्स प्लस एच में से, मतलब अगले वाले टर्म में से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एफ एक्स है उसमें से माइनस कर रहे हैं अपन उससे पिछले वाला टर्म, यानी कि अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो पीछे की तरफ जा रही है, कैसे जा रही है, बैकवर्ड साइड में जा रही है। तो बस ये सीखना है, और इसमें है क्या सीखने लायक बताओ। और यहाँ पे सिंबल का भी थोड़ा ध्यान रखना कि जो अग्रांतर है उसमें अपन ने जो डेल बनाया था वो कैसे बनाया था, मतलब सीधा बनाया था डेल ऐसे, लेकिन यहाँ पे आपको डेल बनाना है इस प्रकार, उल्टा डेल, ठीक है, हो गया काम। अब इसी प्रकार अपन द्वितीय अग्रांतर को थोड़ा सा देखें, द्वितीय अग्रांतर को देखें, सॉरी अग्रांतर नहीं पश्चांतर यार, पश्चांतर, ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को देखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे द्वितीय की बात कर रहे हैं अपन, यानी कि डेल स्क्वायर एफ एक्स की बात कर रहे हैं, तो वही इसको थोड़ा सा टुकड़ों में तोड़ो, डेल, ठीक है, और ये एफ एक्स इज इक्वल टू, अब क्या आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा कि डेल हमारे पास में बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो डेल एफ एक्स जो अपन ने वैल्यू लिख रखी है पहले से ही, उसकी वैल्यू आपको लिख देनी है यहाँ पे, एफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस का एच, ठीक है, और डेल अपने पास बाहर है ही। अब क्या करना है, इसको डेल से वापस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, देखो डेल एफ एक्स हमारे पास में ऐसे कैसे, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा डेल और एफ एक्स माइनस का एच। अब यहाँ पे वापस डेल एफ एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ से लिखो, कितनी आएगी, एफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस का एच माइनस का, अब यहाँ पे क्या है, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना आप, यहाँ पे क्या है, डेल एफ एक्स माइनस का एच है। अब मैंने आपसे ये कहा कि इसमें जो वैल्यू जाती है वो बैकवर्ड साइड में जाएंगे, मतलब पीछे की साइड में जाएंगे। अब अगर अपन डेल एफ एक्स माइनस का एच को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे एफ एक्स माइनस का एच। अब इससे पीछे कैसे जाएंगे अपन, माइनस का एफ एक्स माइनस का 2h, इस प्रकार बनाएंगे। इस बार है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चिन्हों का ध्यान रखना भैया। यहाँ पे क्या है कि देखो पहले बाहर माइनस था, ये बाहर ब्रैकेट लगा दो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब इसको थोड़ा सोल्व करो आप, ये हमारे पास में एफ एक्स है माइनस का एफ एक्स माइनस का एच है, और ये माइनस का हो जाएगा एफ एक्स माइनस का एच, और ये प्लस का हो जाएगा एफ एक्स माइनस का 2h। तो ये हमारे पास में माइनस माइनस के हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये एफ एक्स और माइनस का 2 एफ एक्स माइनस का एच और प्लस का एफ एक्स माइनस का 2h। अब देखो इसको याद करने से रटने से कोई काम नहीं है, क्योंकि क्या काम है इससे, मैंने आपको ओनली फॉर सिखाने के माध्यम से क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ नहीं लिखा, बस सिंपल सा आपको सिखा दिया कि मैंने
पश्चांतर संकारक में जो टर्म है वो पीछे की तरफ बैकवर्ड होंगी। जैसे कि आपने यहाँ पे नोट किया होगा, ये पहला टर्म था हमारे पास डेल एफ एक्स था, क्या किया, डेल एफ एक्स में से इससे पिछले वाला टर्म को माइनस किया, तो देखो एक्स है, अगर इससे पिछले वाले टर्म की बात करें तो एक्स माइनस का एच हो गया, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगर अपन बात करें यदि, तो क्या बात करेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एक बार माइक को थोड़ा दोबारा सेट कर लेते हैं। तो दोबारा अपन बात करें तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि डेल स्क्वायर एफ एक्स है, इसको तोड़ा अपन ने, ये तो काम पिछली क्लास में भी किया था अपन ने। अब यहाँ पे अपन ने डेल एफ एक्स, ये एफ एक्स माइनस का एच में तोड़ दिया। अब यहाँ पे उसके बाद में डेल से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में अब बच्चे कई बार कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं कि सर ये कैसे लिख दिया आपने यहाँ पे, तो कुछ नहीं है, डेल एफ एक्स माइनस का एच है, तो यहाँ पे अपन क्या करना है कि डेल को हटाना है, इसको हटाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस का एच है और इससे पीछे वाला टर्म, ठीक है। यानी कि जैसे अपन बात करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे देखो ये 1 2 ये 3 ये 0 है, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है। यदि मैं बात करता हूँ डेल 2 की, अगर मैं बात करता हूँ डेल 2 की, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि 2 माइनस का 1 करना पड़ेगा, यानी कि अपन को बैकवर्ड माइनस करना पड़ेगा, 2 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। और अगर अपन उसकी बात करते थे अग्रांतर की, तो अग्रांतर में क्या करते थे, जैसे ये अपन को डेल 1 निकालना है, तो डेल 1 में क्या करना है, 2 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मतलब अपन को ये 2 है ही, डेल 2 निकालना है तो 2 है अपने पास में, ठीक है, इसको फर्स्ट लिखेंगे और इसमें से पीछे वाला यानी कि ये माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो आगे समझ में कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और एक छोटी सी बात और है, छोटा सी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास में ये डेल ये है, जो संकारक है अपने पास में, ये डेल ये है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है नेबुला, ठीक है। नेबुला आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दिया कि जो डेल है ये उल्टा डेल की बात करते हैं अपन इस प्रकार, तो इसको बोलते हैं नेबुला। कोई दिक्कत, तो अपन ने यहाँ पे कितने मिनट, 32 मिनट का टाइम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या करते हैं, इसी क्लास में अपन जो पश्चांतर सारणी है उसको बनाना सीख लेते हैं, और अगली क्लास में अपन आते ही पश्चांतर सारणी से जुड़ा हुआ एक मतलब शानदार से क्वेश्चन करेंगे, और उस क्वेश्चन के आने के चांस है 2021 में मतलब 100% के लगभग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पश्चांतर सारणी को बनाना सीख लेते हैं भैया। तो भैया चले पश्चांतर सारणी बना लेते हैं, मात्र 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, इस प्रकार बनाऊंगा। देखो सबसे पहले तो वही अपन का काम जो पहले करते थे, एक्स लिखो, उसके बाद में यहाँ पे अपना जो सेकंड काम है y = fx लिखो, ऊपर का कोई टर्म नहीं बदला, ठीक है। उसके बाद में देखो सीधा डेल ना बनाकर आपको बनाना है उल्टा डेल fx निकालना है अपन को, ठीक है। उसके बाद में आपको डेल स्क्वायर fx निकालना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे डेल क्यूब fx निकालना है, और डेल की पावर 4 fx काफ़ी है, ठीक है, दिख रहा है इतना। अब इसमें क्या करना है अपन को, यहाँ पे अपन को x का मान, y का, ये सब कुछ आपने लिख दिया, उसके बाद में वही लाइन खींच दो, फटाक देन से लाइन खींच दो भैया, तो लाइन खींच देंगे इस प्रकार अपन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लाइन खींच दी, ठीक है, लाइन खींच दी। अब उसके बाद में ये आडी जो लाइन है वो भी मैं खींच देता हूँ फटाफट, ठीक है, फटाफट खींचेंगे, देखो लाइन हमें, तो यहाँ पे ये भी अपन खींच देते हैं। तो सबसे पहले तो ये लाइन खींच देते हैं अपन इस प्रकार, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म। अब सबसे पहले तो अपन टर्म्स लिख लेते हैं, कौन कौन से टर्म्स अपन को लिखने हैं, तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले देखो अपन क्या लिखेंगे, एक्स में देखो आप सबसे पहला जो टर्म आएगा वो आएगा a, फिर आप गैप छोड़ दो थोड़ा सा, फिर यहाँ पे a+h, फिर यहाँ पे गैप छोड़ दो a+2h, फिर एक गैप छोड़ दो a+3h, फिर गैप छोड़ दो a+4h, फिर गैप छोड़ दो a+5h। इस प्रकार आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको, वही मतलब ये लाइन खींचनी है बीच में, तो लाइन खींचना जरूरी है, देखो, ठीक है। तो वही लाइन खींच दो, ये एक ही लाइन हो गई। उसके बाद में आपको बीच में गैप छोड़ना है, तो गैप छोड़ दो भैया इस प्रकार, ये छूट गया गैप। उसके बाद में a+h की लाइन बनाओ, तो a+h की लाइन ये हो गई, बिल्कुल समझते हुए एकदम। और ये फिर हमारे पास में बीच में गैप छोड़ेंगे, फिर उसके बाद में a+2h की लाइन बनाएंगे, तो a+2h की बन जाएगी। फिर उसके बाद में गैप छोड़ेंगे, तो ये गैप छोड़ देंगे। उसके बाद में a+3h की लाइन खींचेंगे,
तो ये लाइन खींच दी 3h की। उसके बाद में ये गैप छोड़ेंगे, तो ये गैप छोड़ दिया भैया। उसके बाद में a+4h की लाइन बना लो, तो ये बना ली भैया a+4h की। उसके बाद में ये बनाएंगे हम यहाँ पे बीच में गैप बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे a+5h की बड़ी लाइन खींचेंगे, क्योंकि ये आराम से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे आपको समझ में कोई दिक्कत, तो इसमें अब तक समझाया क्या है जो समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब जो मेन काम है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने x के जो मान लिखे हैं उसको y में पुट तो कर दो भैया, तो फटाफट करो। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, फटाफट करो। ये हमारे पास में f(a), ये हमारे पास में f(a+h), ये हमारे पास में f(a+2h). क्या किया है, x का जो मान है उसको यहाँ पुट कर दिया यार, और क्या करा है, कई बच्चे बोल रहे हैं सर ये कहाँ से कर दिए, तो यार आपकी लीला फिर अपरंपार है 4h। और ये हमारे पास में f(a+5h), खत्म, कोई दिक्कत। अब जो इसका स्टेप नंबर फर्स्ट है वो यही है कि आपको अग्रांतर सारणी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ा था कि अपन ने ऊपर से स्टार्ट किया था। अग्रांतर सारणी बनाने के लिए अपन ने क्या करा था, ऊपर से यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया था इस प्रकार, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि अग्रांतर हो चाहे पश्चांतर हो, बनेगा वही त्रिभुज, इस प्रकार त्रिभुज ही बनेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अपन को पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा। कहाँ से, बैकवर्ड साइड से अपन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बैकवर्ड में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। तो बैकवर्ड में क्या दिक्कत है, तो बैकवर्ड में चलते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो, अब बैकवर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, फटाफट निकालो यार, देखो टाइम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। अब अपन क्या करना पड़ेगा, पीछे से बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, देखना ये क्या है हमारे पास में, अब इन दोनों के बीच में बनाना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे बनाना पड़ेगा डेल, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे लिख दिया मैंने a+5h। फिर मैंने क्या करा कि इन दोनों के बीच में मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे डेल f, और यहाँ पे लिख दिया मैंने a+4h। फिर मैंने इन दोनों के बीच में लिख दिया डेल f(a+3h) लिख दिया। फिर मैंने क्या करा कि इन दोनों के बीच में जो गैप है डेल फंक्शन f लिख दिया, a+ मैंने 2h लिख दिया। फिर मैंने इन दोनों के बीच में लिख दिया यहाँ पे डेल f और a+h मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे 90% बच्चे फेल हो गए कि ये कहाँ से लिख दिया, कैसे लिख दिया, ठीक है। तो देखो भैया समझाएंगे, इसीलिए तो बैठे हैं अपन आराम से यहाँ पे। तो कुछ नहीं किया इसमें, यहाँ पे मैंने डेल f(a+5) क्यों लिखा मैंने, और अपन ने सारणी जो बनाई है पीछे से बनाई है, क्यों, क्योंकि पीछे से इसलिए बनाई है क्योंकि अपन को कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने इन दोनों के बीच में यहाँ पे मैंने जो अग्रांतर लिखा है प्रथम डेल f(a+5). अब यहाँ पे आपने नोट किया होगा, अभी जस्ट मैंने अभी आपको जब अग्रांतर संकारक जब बता रहा था मैं आपको, तो वहाँ पे मैंने क्या करा था, जैसे अब इसकी वैल्यू निकालोगे आप, जैसे मैं एक छोटा सा पेज अलग से फाड़ के और आपको समझाता हूँ एक बार, 2 मिनट रुको बस से एक बार। जैसे कि अपन बात करते हैं अब यहाँ पे, अब देखो आप खुद देखना, जैसे आप ये है डेल f(a+5h), ठीक है, 5h लिख दो, इसको 5h है। अब इसको जब आप खोलोगे तो कैसे खोलोगे, इसको खोलोगे आप यहाँ पे f(a+5h) और यहाँ पे फिर माइनस करोगे आप f(a+4h), यानी कि इससे पिछले वाले टर्म को माइनस करोगे नहीं करोगे, मुझे ये बताइए आप, इससे पिछले वाले टर्म को माइनस करोगे नहीं करोगे। तो भैया इसीलिए तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पीछे चल रहे हैं अपन, तो डेल f(a+5h) है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जगह कम है, हालांकि इक्वल टू में आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि a+5h माइनस का a+4h, ये जगह कम है यहाँ पे, इसलिए बॉक्स में मैंने अब सिंपली क्या लिख दिया, डेल f(a+5h). अब उसी प्रकार अब तो सीखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्या है कि जैसे हमारे पास में यहाँ पे लिख दिया मैंने डेल f(a+4h) है, तो 4h है, तो यहाँ पे देखो a+4h है, तो यहाँ पे मैंने a+4h इसलिए लिखा, a+4h माइनस करेंगे a+3h, तो ये बन जाएगा अपना डेल f। और सॉरी गलती होगी, सबसे बड़ी गलती होगी, और ये सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं। अब आपको इसमें मेरे हिसाब से कोई मिस्टेक नहीं दिख रही होगी, हालांकि 100 में से 1-2% बच्चों ने उस गलती को पकड़ लिया होगा। मैंने जो डेल बनाए हैं वो मैंने सीधे बना दिए, याद देख लो, यहाँ पे डेल जो बनाए हैं मैंने सीधे बना दिए, और वो गलत है, और ये एग्ज़ाम में आपके बिल्कुल काट देगा, बिल्कुल 0 नंबर देगा आपके। तो यहाँ पे आपको डेल का ध्यान रखना है, उल्टा ही बनाना है आपको,
डेल का पूरा पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। अब फटाफट करते हैं काम। अब जैसे एक ये बनाना है अपन को, डेल स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर बनाएंगे तो कैसे फिर पीछे से बनाएंगे वापस, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो वही हमारे पास में उल्टा डेल का ध्यान रखना, उल्टा डेल आएगा, डेल स्क्वायर एफ, और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा a+5h, ठीक है। तो a+5h आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल फिर उल्टा नहीं बन रहा, सीधा ही बन रहा है, डेल बनाएंगे यहाँ पे, डेल स्क्वायर बनाएंगे और यहाँ पे f(a+4h), ठीक है। और यहाँ पे बनाएंगे तो वही उल्टा डेल स्क्वायर f(a+3h), ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे करेंगे तो डेल स्क्वायर उल्टा बना दिया, फिर उसके बाद में a+2h, h लगाओ यहाँ पे। अब उसके आगे बनाएंगे तो इन दोनों के बीच में बना दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो बताओ, यहाँ पे पीछे से चलो, कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी पीछे से, क्योंकि देखो यहाँ से टर्म इसमें से अपन ये माइनस करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए हम पीछे चल रहे हैं, तो डेल क्यूब बनेगा अपने पास a+5h, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में हो गया, उसके बाद में इन दोनों के बीच में यहाँ पे आएगा तो कितना आएगा बताओ, ये आएगा हमारे पास में डेल क्यूब और यहाँ पे आएगा f(a+4h), ठीक है, क्योंकि इसमें से ये माइनस कर देंगे। उसके बाद में यहाँ बन जाएगा तो ये बन जाएगा डेल क्यूब और अपना f(a+3h), सही है। उसके बाद में यहाँ पे लिख दो अब इन दोनों के बीच में, तो यहाँ से पीछे चलो, तो यहाँ से चलेंगे अपन डेल की पावर 4 और यहाँ पे फंक्शन a+5h, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बन गया, उसके बाद में ये बनेगा डेल क्यूब और f(a+4h), क्यूब नहीं 4, a+4h। तो इस सारणी में मेरे हिसाब से कहीं पे दिक्कत नहीं आई, कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल काम किया है, एकदम पीछे से अपन को चलना है इस प्रकार। अब देख सकते हो आप वही ट्रायंगल की एक शेप बन गई, त्रिभुज की आकृति बन गई। तो ये क्या हो गया, अपनी पश्चांतर सारणी पे अपन को निकालना आ गई, बिल्कुल सिंपल तरीके से। एक बार आपने अभी समझा है, दोबारा जब आप एक बार 10 मिनट में रिविजन कर लोगे इसका, तो आपको अल्टीमेट तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, और अगली क्लास जब अपनी आएगी उसमें अपन आते ही क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे अपनी इसमें पश्चांतर सारणी का जो एग्जाम्पल है उसको पढ़ेंगे, और शानदार एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ से फिर अपन क्या करेंगे, वहाँ से फिर अपन एक आपको की बताएंगे, ठीक है। तो उससे आपको साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू, डिग्री, रेडियन की वैल्यू, इस प्रकार की वैल्यू आपको निकालना सिखाएंगे, तो वो अगले लेक्चर में सिखाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।